क्या तार पतला नहीं होगा? आप मुझे आंसर बताओ, आप सोच के बताओ। अभी तार ऐसा था, आपने इसको खींच के लंबा कर दिया, क्या तार पतला नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, अगर मैं पहले A1 मानूं तो जब आप इसको लंबाई को खींच के दुगनी करते हो, इफ अ वायर हैविंग 16 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स लेंथ इज डबल्ड, अगर मैं उसकी लेंथ को डबल कर देता हूं तो अगर पहले उसका एरिया A1 था तो बाद में उसका एरिया कम हो जाएगा, यानी A2 हो जाएगा, एरिया लेस हो जाएगा। आगे क्या कहता है, अगर उसकी पहले लंबाई L1 है तो अब उसकी जो लंबाई है ना वो डबल हो गई है, यानी 2L1 हो गई है। क्या हो गई है? पहले की लंबाई का डबल हो गई है। अगर पहले उसकी लंबाई L1 थी, अब 2L1 हो गई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो तार का नया प्रतिरोध निकालें। तार का क्या निकालें? नया प्रतिरोध निकालें। प्यारे साथियों, नया प्रतिरोध पूछ रहा है तार का। तो तार का नया प्रतिरोध के लिए ना आपको एक चीज जानना होगा बहुत ही शानदार तरीके से, कि भाई साहब यहां पे तार का जब आप खींच देते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तार को जब आप खींचते हो ना तो उसकी मोटाई यहां पे ना क्षेत्रफल कम हो जाता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, लंबाई बढ़ जाती है। बट एक चीज नहीं बदलती, एक चीज उसकी नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? तार का आयतन नहीं बदलता। आप जब खींचते हो ना, तार का वॉल्यूम नहीं बदलता, वॉल्यूम हमेशा वही रहता है। आप चाहे जितना खींच दोगे उसका वॉल्यूम वही रहेगा। मतलब आप उसमें क्या आयतन थोड़ी ना ज्यादा घेर रहे हो, ठीक है, कुछ उसमें मटेरियल थोड़ी ना ऐड कर रहे हो, तो वॉल्यूम उसका वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग, खींचने से पहले अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूं, V1 इज इक्वल टू कितना है? A1 इंटू L1। खींचने से पहले इसका वॉल्यूम ये था, खींचने के बाद इसका वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A2 इंटू में 2L1, ये हो जाएगा A2 इंटू 2L1। और आपको पता है V1 और V2 दोनों आपस में क्या है? बराबर है। V1 और V2 क्या है? आपस में दोनों बराबर है। V1 और V2 क्या होते हैं? दोनों वॉल्यूम क्या है? बराबर है। दोनों आयतन क्या है? बराबर है। खींचने से पहले का आयतन और खींचने के बाद का आयतन दोनों ही बराबर होता है। तो चलिए, अब इतनी बात हो गई, तो जरा मुझे बताइए, आपको एक रिलेशन पता है, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन में L। किसको किसको याद है ये रिलेशन? मैंने आपको क्लास में कराया था। रो बराबर R इंटू A अपॉन में L। रो बताता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोधकता बताता है तार की। R क्या बताता है? प्रतिरोध बताता है। A क्या बताता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। L बताता है लंबाई तार की। ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार अगर आप R निकालते हो, प्रतिरोध निकालते हो, तो R बराबर हो जाता है रो इंटू में L अपॉन में A, इतना हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या क्या चीज मल्टीप्लाई कर दी जाए? L से मल्टीप्लाई कर दो, L ऊपर L नीचे, दोनों साइड L से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे हो जाएगा AL। तो R बराबर हो जाएगा रो इंटू में L स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा? L स्क्वायर अपॉन में AL, क्या हो जाएगा? AL हो जाएगा। ठीक है, AL क्या हो जाएगा? AL वॉल्यूम हो जाएगा। AL क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपको पता है वॉल्यूम बदल नहीं रहा, वॉल्यूम आप खींच रहे हो तभी नहीं बदल रहा, डबल कर रहे हो तभी नहीं बदल रहा, तो R तो AL वॉल्यूम हो गया, AL क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसे, R इज इक्वल टू रो अपॉन में वॉल्यूम इनटू में L का स्क्वायर। अब खींचने पर या दबाने पर आपका जो रो है ना, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, जो ये है रो, इसकी वैल्यू नहीं बदलती। रो की जो वैल्यू होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर जो है, वो निर्भर करती है, वो डिपेंड करती है मटेरियल पर तार के और हीट डेवलप पर। जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, दो चीजों पर निर्भर करती है बस, वायर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, और आप जो हीट इसकी बढ़ाते हो तो हीट पर डिपेंड करेगा और मटेरियल ऑफ द वायर पर निर्भर करेगा। तो भाई आर जो है रो पर रो नहीं चेंज होगा। आप अगर तार को खींचोगे, गर्म ढकेलोगे, खींचोगे, लंबा करोगे, आपका रो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने तार वही रखा है, तो रो नहीं बदलेगा। वी क्या है? वी यहां पे आपने वॉल्यूम लिया है, वी इज वॉल्यूम, वॉल्यूम है अगर आपका ये वी, तो बताइए जरा वॉल्यूम क्या बदल रहा है? नहीं, खींचने के बाद भी वॉल्यूम वही है, खींचने के बाद भी वॉल्यूम वही है। ये दोनों चीज अगर कांस्टेंट है, ये दोनों चीज अगर नहीं बदल रहे, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो कि आर सीधा सीधा निर्भर कर रहा है बस एल स्क्वायर के, लंबाई पर सीधा सीधा निर्भर कर रहा है बस। लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, प्रतिरोध का बढ़ना या घटना डायरेक्ट और डायरेक्ट लंबाई पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो लंबाई पर अगर ये निर्भर कर रहा है भैया, सही भैया जी, तो लंबाई तो हम बढ़ा ही सकते हैं, लंबाई तो इसकी हम बढ़ा ही सकते हैं ना। तो पहले लंबाई कितनी थी, बाद में लंबाई कितनी हो गई, हमें पता है। पहले लंबाई L1 थी, बाद में 2L1 हो गई, डबल हो गई इट्स लेंथ की। तो हम कह सकते हैं कि यहां से R चूंकि निर्भर कर रहा है L स्क्वायर पे, बिकॉज R इज डिपेंडिंग ऑन L स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट R इज इक्वल टू KL स्क्वायर। दिस इज K, ठीक है, ये K क्या है? कांस्टेंट है। दिस इज K, स्मॉल k इज कांस्टेंट। तो यहां से हम अगर पहले की बात करें, खींचने से पहले की बात करें, तो बिफोर स्ट्रेचिंग खींचने से पहले, बिफोर स्ट्रेचिंग खींचने से पहले की अगर हम बात करें, तो खींचने से पहले कितना हो जाएगा? R1 जो है ना बराबर है KL1 स्क्वायर के,
और आफ्टर स्ट्रेचिंग कितना हो जाएगा, खींचने के बाद कितना हो जाएगा, आफ्टर स्ट्रेचिंग खींचने के बाद कितना हो जाएगा, खींचने के बाद जो आपका प्रतिरोध हो जाएगा वो R2 हो जाएगा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से बनाया है मैंने, K कांस्टेंट है ये तो नहीं बदलेगा, L1 की बजाय कितना हो गया, लंबाई इसकी कितनी हो गई, 2L1 हो गई, कितनी हो गई 2L1, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों को एक दूसरे के नीचे डिवाइड कर दो, दोनों को एक दूसरे के नीचे डिवाइड कर दो, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू, ऊपर रखो K L1 स्क्वायर, नीचे रखो K L2 L1 का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, K एक तो कांस्टेंट है, L1 का स्क्वायर अपॉन में नीचे खोल देंगे K इंटू में 2 2 जा 4, क्या हो गया 4 L1 का स्क्वायर, L1 से L1 कट गया, K से K कट गया, क्या मिला हमें 1 अपॉन में 4, क्या मिला 1 अपॉन 4। तो हमारे पास रिलेशन क्या मिला, हमारे पास एक रिलेशन मिला, एक संबंध मिला कि R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। हमें क्या मिला, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। अब क्या मुझे R1 पता है, क्या मुझे खींचने से पहले का प्रतिरोध पता है, बिफोर स्ट्रेचिंग मुझे रेजिस्टेंस पता है क्या, बिल्कुल बिफोर स्ट्रेचिंग हमें रेजिस्टेंस पता है, 16 ओम का रेजिस्टेंस था बिफोर स्ट्रेचिंग। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग कितना हो जाएगा, खींचने के बाद कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा। तो मुझे यहां से अगर मैं 16 ओम पहले रख दूं, R1 की वैल्यू अगर मैं 16 ओम रख दूं, बिकॉज मुझे ये गिवन है, तो खींचने के बाद चूंकि R2 हो जाएगा 1 अपॉन में R, तो यहां से R2 की वैल्यू हो जाएगी मुझे 16 4 जा 64 ओम। कहानी खत्म, खत्म कहानी भाई साहब, खत्म कहानी। छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है उसकी L स्क्वायर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण मुझे दिया हुआ है, आवृत्ति, शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो मुझे गिवन दैट क्या चीजें दी हैं, देखिए पढ़िए जल्दी से, 2015 में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने से करो कॉपी में भाई साहब, अपने से करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है आंसर, अपने से करो। गिवन दैट मुझे क्या क्या चीजें दी हैं, तो I इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 20 साइन और 200 पाई टी, मुझे ये दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है। अब जरा मुझे ये बताइए कि इसमें अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस करंट से मैं अगर इसके फॉर्मूले की कंपेयर करूं, तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो I0 की वैल्यू मुझे पता चल गई, यहाँ पे I0 क्या है, यहाँ I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट है, क्या है पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू है करंट की, ये पीक वैल्यू है। साइन ओमेगा टी क्या है, ओमेगा यहाँ पे क्या है, कोणीय चाल होती है करंट की, यानी आप कह सकते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है करंट की। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 2 पाई n होता है, ओमेगा की जगह कितना होता है 2 पाई n। तो मुझे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन के कंपेयर करूं, देखो इस सूत्र का इस सूत्र का कंपेयर करो, तुलना करो, तुलना करो। I बराबर I, एकदम गुड, बढ़िया है। I0 किसके बराबर आ गया, I0 क्या मुझे मिला क्या कुछ, मुझे मिला क्या कुछ, बिल्कुल कंपेयर से ही मिल गया। I0 बराबर 20, कितना मिल गया 20। इसके नीचे धारा है, करंट है, तो करंट के यूनिट लगा दोगे एम्पियर, खत्म कहानी। ये पीक वैल्यू मुझे मिल गई, पीक वैल्यू ऑफ अ करंट हमें मिल गई, डन। तो पीक वैल्यू ऑफ अ करंट इज दिस, कितना 20 एम्पियर का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए मेरे पास ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा देखिए, ओमेगा का मान मुझे कितना दिया है, साइन तो साइन हो गया, ओमेगा की जगह पर 200 पाई दिया है, ओमेगा की जगह पे 200 पाई दिया है, टी तो टी के बराबर हो गया, तो डन है। ओमेगा की जगह पे मुझे कितना दिया है, ओमेगा की जगह पर दिया है 200 पाई, ये दिया हुआ है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा के बराबर 2 पाई n होता है, ओमेगा की जगह पे क्या होता है 2 पाई n, तो ओमेगा की जगह 2 पाई n रख दीजिए, बराबर 200 एंड पाई। तो यहां से पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2n इज इक्वल टू 200 हो गया। अब यहां से 2 से काट दीजिए, 200 100 टाइम्स n बराबर हो गया 100, कितना हो गया n बराबर 100। तो आवृत्ति मेरी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आ गई, हमारी फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई 100, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गया, पीक वैल्यू हो गया, दो चीजें हमें मिल गई। IRMS वैल्यू ऑफ अ करंट भी चाहिए, IRMS वैल्यू ऑफ अ करंट भी चाहिए। तो IRMS वैल्यू ऑफ अ करंट जो होती है, आप जानते हो फॉर्मूला, फॉर्मूला जानते हो ना, I0 अपॉन में √2, क्या होता है I। Get up to 30% off on luxury beauty on Amazon. Shop now.